Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Carnatic Wars. इसमें हम लोग 3 कार्नेटिक वॉर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स को सक्सेस क्यों मिली थी ओवर द फ्रेंच। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 3 कार्नेटिक वॉर्स वर fought between the British and the French. The reasons for the wars included political and commercial conflicts between the two powers in Europe as well as India. तो सिर्फ यूरोप में नहीं कन्फ्लिक्ट थे या सिर्फ इंडिया में नहीं कन्फ्लिक्ट थे इनके, बल्कि दोनों जगह पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो रीजंस बने इनके वॉर्स के, जो 3 कर्नेटिक वॉर फ्रेंच और ब्रिटिश ने आपस में लड़े थे। तो 3 कर्नेटिक वॉर्स लड़े गए। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर फ्रॉम 1746 टू 48, देन सेकंड कर्नेटिक वॉर फ्रॉम 1749 टू 54, देन थर्ड कर्नेटिक वॉर फ्रॉम 1758 टू 63। तो ज़्यादा कुछ ईयर्स में डिफरेंस नहीं है, लगातार इनके ये 3 वॉर चलते रहे। तो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर के बारे में देखते हैं क्या कॉजेज है और क्या रिजल्ट्स इसमें आए। तो पहला जो हुआ वॉर, उसमें रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि यूरोप में शुरू हो गया था एंड इट स्टार्टेड इन 1740 एंड एंडेड इन 1748। हालांकि इसमें कोशिश फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने की थी कि इस वॉर को लोकलाइज करके रखा जाए यूरोप के अंदर ही, लेकिन ये धीरे धीरे जो वहां पे जो इनकी रिवेलरी चल रही थी वो रिवेलरी बाद में इंडिया में भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में देखने को मिली और इनके बीच में फर्स्ट कर्नेटिक वॉर ब्रेकआउट हो गया इन 1746। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि इसमें फ्रेंच हावी रहे। दे कैप्चर्ड मैड्रास, तो मैड्रास वाज कैप्चर्ड बाय फ्रेंच, लेकिन एक ट्रीटी हुई जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उसके बाद जो ट्रीटी हुई थी दैट वाज ट्रीटी ऑफ आइला चैपल। तो आइला चैपल जो ट्रीटी थी उसके अंतर्गत जो भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स की फ्रेंच ने जीती थी, दे हैड टू गिव दोज टेरिटरीज बैक टू द ब्रिटिश। तो इसमें देख लेते हैं कि रीजन क्या था फ्रेंच के सक्सेसफुल होने का। दैट वाज मेजर रीजन वाज डिप्लोमेटिक स्किल्स ऑफ डुप्ले। तो डुप्ले कौन था? डुप्ले वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। गवर्नर जनरल कह लो या वाइसरॉय कह लो, जो फ्रेंच का इंडिया के अंदर था उसका नाम था डुप्ले। उसने किस तरह से जीता? ही पेसिफाइड अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन कौन था? नवाब ऑफ आरकोट, दैट वाज नवाब ऑफ कर्नाटिक। तो नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन के साथ उसने एक संधि की तरह जो है उसको मना लिया कि अगर वो जीत जाता है, अगर फ्रेंच जीत जाता है, तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो कि मद्रास का मेजर फोर्ट था ऑफ ब्रिटिश, दैट वुड बी गिवन टू अनवरुद्दीन। हालांकि अनवरुद्दीन पहले नहीं चाहता था कि उसके लैंड के ऊपर कोई भी बैटल या वॉर लड़ा जाए, लेकिन ये जो आश्वासन देने के बाद अनवरुद्दीन मान गया। देन बैटल ऑफ सेंट थोम या बैटल ऑफ आड्यार was fought between the French and the forces of अनवरुद्दीन led by महफूज खान। तो हालांकि इसने पहले बातचीत में मना लिया था अनवरुद्दीन को, लेकिन जब वॉर हो गया ब्रिटिशर्स हार गए और फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया मद्रास को, लेकिन उसके बाद ये ट्रीटी भी हो गई तो फ्रेंच को ये मद्रास वापस देना पड़ा और फ्रेंच इसमें बैक ट्रैक कर गए, जिसकी वजह से अनवरुद्दीन और जो डुप्ले था हु वाज रिप्रेजेंटिंग फ्रेंच, तो इनके बीच में एक बैटल शुरू हो गया। दैट वाज नोन एज बैटल ऑफ सेंट थॉम या बैटल ऑफ आड्यार बोल सकते हैं उसको। तो अनवरुद्दीन ने अपने जो एक सेनापति थे महफूज खान, उसको भेजा। तो महफूज खान और फ्रेंच के बीच में एक बैटल हुआ जिसमें महफूज खान हार गया, तो अनवरुद्दीन की फोर्सेस यहाँ पे हार गई। तो इस तरीके से फ्रेंच ने फिर से एक बार अपनी कैपेबिलिटी यहाँ पे दिखाई और इससे ये भी पता चल गया, हालांकि अनवरुद्दीन की फोर्सेस ज्यादा थी, आउट नंबर किया उन्होंने फ्रेंच फोर्सेस को, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। तो जो फ्रेंच की लीडरशिप स्किल्स और जो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज बेटर देन द नवाब ऑफ आरकोट। तो ये हो गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो इसमें सीधे सीधे ये माना जा सकता है कि फ्रेंच जो थे वो हावी रहे। देन सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ 1749 से 54 और इसका मेजर रीजन था डिस्प्यूट इन सक्सेशन ऑफ थ्रोन इन हैदराबाद एंड कर्नाटिक। तो यहां पे ये मेजर रीजन इसमें इंडिया का ही रहा, लोकल रीजन था। तो रिजल्ट क्या हुआ? चंदा साहब एंड मुजफ्फर जंग बिकेम द रूलर ऑफ कर्नाटिक एंड हैदराबाद रिस्पेक्टिवली। दीज वर सपोर्टेड बाय डुप्ले। तो ये इनिशियल स्टेज का रिजल्ट है जब पहले फ्रेंच इस वॉर के अंदर हावी रहे और डुप्ले जो सपोर्ट कर रहा था चंदा साहब को कर्नाटिक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, ये दोनों सक्सेसफुल हो गए और इनको यहाँ पे
जो है इनको किंग ये लोग बन गए। इससे डुप्ले का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया एंड डुप्ले वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। तो ये डुप्ले इस समय अपने पीक पे था, लेकिन जल्दी ही सब कुछ रिवर्स हो गया एंड इन 1751 ब्रिटिश फोर्सेस अंडर रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड आरकोट एंड कैप्चर्ड इट। तो आरकोट इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1752 में फ्रेंच फोर्सेस वर डिफीटेड एट त्रिचिनापल्ली, एज ए रिजल्ट डुप्ले वाज रिप्लेस्ड। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया। तो आरकोट तो कर्नाटक की कैपिटल थी, तो एक तरह से इन्होंने जो यहाँ पे चंदा साहब जो कर्नाटक का राजा बन गया था उस चीज को इन्होंने रिवर्स कर दिया पहले ब्रिटिश फोर्सेस ने। उसके बाद जब फ्रेंच फोर्सेस त्रिचिनापल्ली में हार गए तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया इस वॉर का और फ्रेंच फोर्सेस हार गई। देन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1755 इंश्योर्ड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ने इंश्योर किया कि दोनों को अपनी अपनी टेरिटरीज दैट मीन्स फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को वापस दे दी जाए। देन थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ 1758 से 63। इसका रीजन था 7 years वॉर इन यूरोप। देन फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया लॉस्ट फॉरएवर। तो ये इसका रिजल्ट हुआ कि फ्रांस की जो ताकत थी इंडिया के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो गई। However, its position at Pondicherry and some other settlements were returned under Treaty of Paris in 1763, but were not permitted to fortify them. तो कॉजेज क्या थे? 7 years वॉर। रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस की ताकत खत्म हो गई। हालांकि इनको कुछ सेटलमेंट्स इंडिया में रखने दी, लेकिन वो उसको कभी भी फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो इस वॉर के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट थी एक बैटल ऑफ वांडीवॉश, जो कि 1760 में लड़ा गया था। ये इस वॉर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसमें फ्रेंच फोर्सेस अंडर काउंट डी लली वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय आयर कूट। तो आयर कूट की जो लीडरशिप में ब्रिटिश फोर्सेस ने फ्रेंच फोर्सेस को हराया एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन 1761। तो इसका मेजर रीजन क्या था कि इनको काफी ज्यादा वेल्थ मिल गई थी बंगाल में, वहां से इनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था जो फाइनेंसेस इन्होंने यूज किए इस वॉर को लड़ने के लिए। The conquest of Bengal in 1757 provided huge finances for war to the British, and efforts to strengthen navy helped British to win this war. तो दो मेजर रीजन कौन से हो गए? एक तो हो गया बंगाल जो ब्रिटिश के हाथों में चला गया था, एंड दूसरा हो गया नेवी को इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग किया था, ब्रिटिशर्स ने लगातार एफर्ट्स किए नेवी को स्ट्रेंथन करने में लगा रहे थे, उसके फ्रूट्स इनको थर्ड कर्नाटिक वॉर में मिले। देन हम लोग देखते हैं इसमें रीजंस फॉर फ्रेंच फेलियर। तो पहला देख लेते हैं साइमल्टेनियस अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सपेंशन इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया, वेयर इज द फोकस ऑफ ब्रिटिश वाज ओनली इट्स कॉलोनीज। तो इनका रीजन रहा फ्रेंच का, पहला तो ये तो जो लैंड के मेन लैंड यूरोप के ऊपर जो भी वॉर्स हो रहे थे उसमें फ्रेंच ऑलमोस्ट हर वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, प्लस फ्रांस की अपने लैंड के ऊपर भी वॉर लड़े गए। लेकिन ब्रिटेन अगर किसी वॉर में इन्वॉल्व भी था तो उसमें कुछ ना कुछ उसके कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। सेकेंडली ब्रिटिश लैंड के ऊपर कोई भी वॉर नहीं लड़ा गया। देन दूसरी चीज ये हो गई कि ये इनकी एनर्जी जो थी फ्रेंच की यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी थी, इंडिया में भी थी, हर जगह ये अपने रिसोर्सेस को लगा रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का मेन एम सिर्फ अपनी कॉलोनीज को बचा के रखना था, उनका कोई भी एम टेरिटोरियल एक्सपेंशन का नहीं था यूरोप में। सो दैट वाज द रीजन कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कोई भी वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए जो कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में लड़ा गया। देन मोनार्की वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस। द रूलर्स ऑफ फ्रांस इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सेवरल एक्सपेंसिव वॉर्स, जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रांस ने बहुत सारे वॉर्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था। तो क्योंकि मोनार्की सिस्टम चल रहा था तो कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं था ज्यादा। वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन एंश्योर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल थी ब्रिटेन में, इसीलिए वो गवर्नमेंट ने ज्यादा वॉर के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। इन्वॉल्व भी वहीं किया जहां पे उनको कोई ना कोई इकोनॉमिक जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। देन फ्रेंच कंपनी वाज अंडर द स्टेट एंड गारंटीड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, सो दे टुक लिटिल इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इंग्लिश कंपनी वाज कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो ये भी एक मेजर रीजन रहा कि जो शेयर होल्डर्स थे उनको गारंटी किया गया था कि उनको डिविडेंड तो मिल ही जाएंगे, तो जो भी प्रॉफिट है या लॉस है कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको,
तो कुछ ना कुछ डिविडेंड जो उनका तय किया गया वो तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा ही, इसीलिए वो कंपनी के अंदर वो कुछ भी अपना जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। हालांकि इंग्लिश कंपनी के साथ ये चीज़ नहीं थी, बिकॉज इंग्लिश कंपनी पूरी स्टेट के अंडर में नहीं थी, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही थी और उसका मेजर एम प्रॉफिट मेकिंग था। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन्होंने जो भी हो, चाहे उनको वॉर्स के अंदर, बैटल्स के अंदर भी इन्वॉल्व होना पड़े, तो इंग्लिश कंपनी हो रही थी, लेकिन इट वॉज ट्राइंग नॉट टू इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ बैटल्स। लेकिन जैसे कि फ्रेंच फोर्सेस ने फ्रेंच कंपनी के इंडिया के अंदर अपनी टेरिटरीज बनानी शुरू कर दी और पॉलिटिकली वो लोग इन्वॉल्व होने लग गए, तो इससे हुआ क्या कि जो इंग्लिश के जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो हैम्पर हो रही थी। तो दैट इज द रीजन इंग्लिश कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। देन सुपीरियर नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश हेल्प्ड इट इन काउंटरिंग फ्रेंच पावर, ये हमने अभी डिस्कस किया। देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश प्रोवाइडेड इट विद द वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो बंगाल फाइनेंशियली और रिसोर्सेस वाइज काफी ज्यादा जो था रिच था, उसका फायदा ब्रिटिशर्स को ये वॉर लड़ने के लिए मिल गया। Then Dupleix diverted the resources to political maneuvering and ignored trading and financial problems of the French company. तो फ्रेंच कंपनी का इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसके अंदर भी काफी ज्यादा लेकुनेस थे, बिकॉज डुप्ले का सारा जो भी फोकस था दैट वाज ऑन पॉलिटिक्स। उसकी वजह से जो कंपनी के जो फाइनेंशियल जो हालत थी वो इंडिया के अंदर अच्छी नहीं रही। देन ब्रिटिश ऑफिसर्स सच एज क्लाइव्स, सॉन्डर्स एंड लॉरेंस डिस्प्लेड बेटर लीडरशिप स्किल्स। तो वॉर के समय में जो क्लाइव, सॉन्डर्स और लॉरेंस ने जो लीडरशिप स्किल्स दिखाई थी, उस तरह की लीडरशिप स्किल्स किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंदर नहीं थी। प्लस जब थर्ड कर्नेटिक वॉर लड़ा जा रहा था उससे पहले ही डुप्ले को ट्रांसफर कर दिया गया था, तो वो इंडिया में डुप्ले नहीं था। और उसके अलावा जो फ्रेंच लीडर्स उस समय थे दे वर नॉट एट पार विद क्लाइव एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश। तो ये एक रीजन रहा जिसकी वजह से फ्रेंच इंडिया के अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वाई फ्रेंच वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया, और ब्रिटिशर्स क्यों एस्टैब्लिश कर पाए। तो इसका आंसर हम लोग ये पॉइंट देके कर सकते हैं। सो आज हमने कर्नेटिक वॉर्स और रीजंस फॉर फ्रेंच फेलियर इसमें डिस्कस किया, एंड इसके बाद हम लोग बंगाल एंड ब्रिटिश का जो उसमें पावर जो उन्होंने स्थापित की उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।